आज मैं बंग महिला की कहानी भाई बहन का पाठ करूंगा। यह कहानी सन 1908 में बाल प्रभाकर के खंड 3 अंक 1 में प्रकाशित हुई थी। यह वह समय था जब हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ हुआ था। चूंकि यह खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप था, इसलिए इस समय की रचनाओं में हमें वह परिपक्वता देखने को नहीं मिलती है जो आज दिखती है। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि अपने शुरुआती दौर में गद्य विधाओं का स्वरूप कैसा था। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने को जा रहे हैं। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ हो, पर रंग खूब गोरा होने से उसे सब लोग साहब कहकर पुकारते थे। साहब की उम्र कोई 11 साल की थी, पर बहन की उम्र कोई 6-7 वर्ष की होगी। उसका नाम तो सुंदर देई था, पर लोग प्यार से उसे सुंदरिया कहा करते थे। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। उसी के भरोसे जो चीज़ें देखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। जब सुंदर 10-12 चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी, मैं यह मोल लूँगी, वह मोल लूँगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल हैं, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूँगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खताई वगैरह। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ प्रायः उससे कहा करती थी, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज़ में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी और उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 ही पैसे में सब मोल ले सकती हूँ। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा ना हुआ। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं है, यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। साहब सुंदर की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। वह बेचारे साहब के मतलब को ना समझकर बोले, हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले देंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज़ का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो, हो ना गया? 4 पैसे में 4 ही चीज़ें मिलेंगी कि ज़्यादा? फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज़ के नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो, मैं तो सब चीज़ें ले सकूँगा ना। तब बेचारी सुंदर देई बड़े भोलेपन से भाई के मुंह की ओर ताकती हुई बोली, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया? सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। मेला देखकर निज इच्छा अनुसार चीज़ें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट आए। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्रीराम दिए के उजाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोली, बड़े भैया, देखो साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारे किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं। यह कहकर साहब चट उस रेलगाड़ी को लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगे। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वह भी चट उस खिलौने को ले आई। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोले, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर चलिए दिखाने, देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसी दौड़ती है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी।
तब श्री राम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर। साहब तो पूरा बेवकूफ़ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा? मैं तो रामदीन बिसाती से यह गाड़ी मोल लाया हूँ। श्री राम, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ली सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं? वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं, और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावें तो उनको पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ ना कहते, ना तुम्हें रंज होता, किंतु परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। ना तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, ना आप देखते। तुम चाल चलन में पढ़ने लिखने में अच्छे हो, पर बड़े ही अभिमानी हो। शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम से हरिराम कहकर पुकारे जाओगे। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। यह तो तुमने जान लिया कि इसे बनाया है किसने। अब जरा सोच कर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं? आज तुमने इसे मोल लिया है, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे, परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ खिलौनों के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। इसी तरह सुई, डोरा, कंघी, दिया सलाई इत्यादि छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी कितने रुपए दूर देश वालों को दे देते हैं। उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है, और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल, गेहूं आदि गल्ले को बेच डालते हैं। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी चेत नहीं होता। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम अभी से देशी चीज़ें काम में लाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम दूंगा। ऊपर लिखी हुई बातों को हुए आज 20 बरस हो गए हैं। अब बाबू हरिराम वर्मा बीएल शहर के एक नामी वकीलों में से हैं। यद्यपि शहर में कई एक अच्छे अच्छे पुराने वकील हैं, किंतु देश की भलाई के सब कामों में अगुआ होने के हेतु हरिराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। हरिराम ने निज व्यय से मात्र भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई है, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सब स्वदेशी बनी चीज़ें मिलती हैं। बाबू श्रीराम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। सुंदर देवी भी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पतोहू हो गई। उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन हैं। अब सुंदर देवी अपने घर की मालकिन हुई है और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों की सहकारिणी बनी है।